हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो की ओर। हम आपसे बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने आपको बताया कि किसी परमाणु के कोश या कोश में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो क्रम क्या है? क्रम है, सबसे पहले किसमें आएगा? के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एल में कितने आते हैं? 8। उसके बाद एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, जिसे 2n स्क्वायर सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हमने परमाणु लिया हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक क्या है? H। मैंने आपको बताया कि कोई भी जो परमाणु है वो विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। हमने एक बात और सीखी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं? Z से। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक Z किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। इसलिए जब हम किसी तत्व की बात करते हैं तो उस तत्व में हम जब परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो हाइड्रोजन के लिए हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक 1 है। उसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1 ही होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही होगी। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास? 1। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले परमाणु की संरचना बनाई। ये मैंने नाभिक बनाया। इसके बाहर मैंने पहला कोश बनाया। क्या नाम है पहले कोश का? K। और इस K में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, क्योंकि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो K में कितना भर दिया मैंने? 1। तो क्या हो गया? K1। ये क्या कहलाता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह हाइड्रोजन के बाद मैंने हीलियम लिया। परमाणु क्रमांक 2, प्रोटॉन भी 2 और इलेक्ट्रॉन भी 2। तो यहाँ पर मैंने वही परमाणु बनाया, पहला कोश भरा और पहला कोश कौन सा था? K में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो मैंने लिख दिया K2। इसी तरह से अब मैं तीसरे परमाणु की बात करूंगा, लिथियम की। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। तो प्रोटॉन भी कितने? 3। इलेक्ट्रॉन भी कितने? 3। अब ध्यान से समझिएगा, 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? K में। कितने जाएंगे? 2 से ज्यादा नहीं जा सकते। तो हमने इसकी संरचना बनाई। ये हमने K में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए? हमने 2। फिर लिया L, कितने डाल दिए हमने? 1। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? K2 L1। K2 का मतलब K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन तक बात करेंगे। जहां बेरिलियम की बात करें तो प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन भी 4। तो जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो K में 2 आ जाएंगे। कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, जो किसमें आ जाएंगे? L में। L में अधिकतम कितने आते हैं? 8। तो जब तक L में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक आप भरते चले जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले परमाणु की ओर। देखिए, क्रम संख्या 11। तो 11वें नंबर पे कौन सा तत्व होता है? सोडियम। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। Na क्यों होता है? क्योंकि सोडियम जो है
लेटिन भाषा में इसको बोलते हैं अपन नेट्रियम, और नेट्रियम Na, इसका प्रतीक क्या आया Na। परमाणु क्रमांक 11, तो प्रोटॉन में कितने होंगे 11, और 11 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। अब जब इसका परमाणु बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे नाभिक, पहला कोष, कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास 11, तो K में कितने भर देंगे आप 2, तो यहां लिख रहा हूं मैं K में कितने भर दिए अपन ने 2, बचे कितने 9। अब बनाएंगे अपन कौन सा कोष? दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम जानते हैं L में अधिकतम कितने आते हैं 8 आते हैं, तो L में कितने भर दिए अपन ने 8। अभी कितना बचा 1, 8 और 2 10 हो गए हैं। अब जाएंगे तीसरे, ये हो गया M, कितने भर दिए 1, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया? K में 2, L में 8, M में 1। इसी तरह से अगला तत्व लेंगे 12, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, 12 12 और 12। तो कैसे बढ़ेगा? अपने पास एक ही तो बड़ा है, एक किस में बढ़ जाएगा? इसमें। तो अब इसी को यदि मैं परमाणु को आपको समझाऊं तो पहले में 2, तो K में कितने आ गए 2, L में कितने आ जाएंगे 8। अब कितने बचा आपके पास 2, तो ये 2 हो गए, तो M में कितने आ जाएंगे 2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? K में 2, L में 8, M में 2। इस तरह से बढ़ते जाइए आप। 13, एल्यूमिनियम, एयर, 14, सिलिकॉन, Si, 15, फास्फोरस, P, 16, सल्फर, S, 17, क्लोरीन, Cl, 18, आर्गन, Ar। तो 13 परमाणु क्रमांक 14, 15, 16 और 17 और 18। तो प्रोटॉन भी सेम, और प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन तो देखिए K में 2, L में 8। अब कितने हमारे पास 13, 10 हम भर चुके हैं, तो इनमें कितना देंगे 3। एक चीज और मैं आपको बार बार यहाँ पर बताता चलता हूँ, देखिए ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, और ये तीसरा कोष है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए नाभिक के सबसे बाहर स्थित कोष कौन सा है, तो आप बाह्यतम कोष या संयोजी कोष की जब बात करेंगे तो कहेंगे कौन सा है N। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है, मीन्स कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम तत्व की सजगता को ज्ञात करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम जब तत्व की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बाह्यतम कोष कौन सा है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद K में 2, L में 8, M में 4। फिर K में 2, L में 8, 5 बच गए, तो M में कितना आ जाएंगे 5। इसी तरह K में 2, L में 8, M में 8, सॉरी M में 6, K में 2, L में 8, M में 7, K में 2, L में 8 और M में भी 8। इस तरह से जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर अपन कोश में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और
जब इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जितने आते उतने आ जाएंगे, उसके बाद शेष इलेक्ट्रॉन अगले कोष में चले जाएंगे। ये मैंने आपको 18 तत्वों तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझाया। आगे हम आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इससे रिलेटेड वो है संयुक्तता। संयुक्तता को समझने के लिए सबसे पहले अपन आवेश के बारे में बात करेंगे या आयन के बारे में बात करेंगे। ये जो इससे आगे के तत्वों के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये हम हमारा पाठ नंबर 2 परमाणु संरचना इसमें विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आयन। तो आयन क्या होता है कि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो जब त्याग करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और जब ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। तो जब कोई भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा या ग्रहण किया जाता है तो वह परमाणु आवेशित हो जाता है। तो तत्व या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने पर प्राप्त आवेश आयन कहलाता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। एक धनायन और एक ऋणायन। देखिए एक बार फिर से मैं आपको ध्यान दिला देता हूं। ये परमाणु का नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और इसके बाहर ये वृत्ताकार पथ है जिनके बारे में बताया मैंने आपको, इसे कोश कहते हैं। कोश में होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश। तो यहां पर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होने के कारण तो देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी जो तत्व है उसके द्वारा जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है या ग्रहण किया जाता है तो त्यागने या ग्रहण करने के कारण वो तत्व आवेशित हो जाता है। और आवेशित होने को ही क्या कहते हैं अपन? आयन। आयन मीन्स यदि वो आवेशित होता है तो दो प्रकार का ही आवेश आता है। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से कम होते हैं तो धनावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ते हैं तो ऋणावेश आता है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है जनरली या दिमाग में आता है, हम इसका रट्टा भी मान लेते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी गणित की बात से आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर कोई भी परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनायन क्यों आता है, या कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणायन ही क्यों आता है।
दूसरी बात जो दूसरे प्रश्न के रूप में है वो ये है कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ही क्यों त्यागता है, जबकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनों को ही क्यों त्यागा जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है कि यदि अपन प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के बिल्कुल केंद्र में उपस्थित होते हैं, और केंद्र में उपस्थित होते हैं तो इनको इस केंद्र से या इसके नाभिक से निकालने के लिए लगभग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षा होती है उसमें स्थित होता है, और इसको निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से बजाय प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालने के इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। इसीलिए किसी परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन को ही प्रवेश कराते हैं और इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालते हैं। तो यहां मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से किसी वस्तु पर धन आवेश आता है और किस प्रकार से किसी वस्तु पर ऋण आवेश आता है। तो देखिए जब अपन किसी तत्व की बात करते हैं या परमाणु की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन शब्द का मतलब हमें थॉमसन समझा चुका है। क्या कह चुका है वो कि अगर आप किसी भी तत्व को उदासीन कह रहे हो इसका मतलब उसमें जो ऋणावेश है, मीन्स ऋणावेश की जो मात्रा है वो धन आवेश की मात्रा के बराबर है। तो ऋणावेश की मात्रा धनावेश की मात्रा के बराबर है। तो ऋणावेश को किससे लिखते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन से। धनावेश को किससे लिखते हैं, प्रोटॉन से। तो इसका मतलब प्रोटॉन की मात्रा या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। इस कारण से वो तत्व या परमाणु उदासीन है। तो अगर अपन कहें छोटी सी गणित की बात करें, मान लीजिए आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे लिखेंगे अपन, -5। तो कितने प्रोटॉन होंगे जब वो उदासीन होगा, आप होंगे 5 ही। यदि प्रोटॉन होंगे तो वो उदासीन होगा। तो कहने का मतलब अगर किसी परमाणु के पास 5 प्रोटॉन है मीन्स 5 धनावेश है तो 5 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 5 ही ऋणावेश है। इसलिए वो क्या है, विद्युत रूप से उदासीन है। अब ध्यान से समझिए, किसी परमाणु की हम बात करें तो मान लीजिए पहला इसमें है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कि कोई भी परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। मीन्स उस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी। या इसको मैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो त्याग रहा है, ध्यान से समझिए। जैसे आपने एक परमाणु लिया, मैंने ले लिया एक सिंपल परमाणु सोडियम का। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। अब 11 इसका परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन भी कितने हुए, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 11। यही बात अपन जानते हैं कि अगर कोई भी परमाणु है यदि वो उदासीन है तो उसका परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो 11 ही इसके पास प्रोटॉन हो गए और 11 ही इसके पास
ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में, दूसरे कोष में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मीन्स ये क्या हो गया? बाहर, ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब किसको निकाला है? इलेक्ट्रॉन को। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। क्या हमने प्रोटॉन को निकाला है? नहीं। तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11। और प्रोटॉन 11 रहेंगे तो परमाणु क्रमांक में कितना रहेगा? 11। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ध्यान रखिए। उदासीन यदि है तो ही प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। यदि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर नहीं रहती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं रहती है। अगर प्रोटॉन की संख्या को आपने चेंज कर दिया तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जो कि असंभव है। तो देखिए, अब यहां पर अपन जब परमाणु बनाएंगे तो ये मैंने बना दिया, ये पहला कोष 2 और ये मैंने क्या किया? दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या आ गया? 2 8 और m में कितना? 1। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2 और l में कितने? 8। 1 कहां गया? 1 को आपने त्याग दिया। अब दोनों को तुलना करके देखिए, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। अभी कितने हैं? 10। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ेंगे यहां पर तो देखिए प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो मैंने 11, इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। तो टोटल कितना आया? 0। इसीलिए हमने क्या कहा कि कैसा है? उदासीन। लेकिन अब हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कितने हो गए? 10। अब देखिए प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन कितने? 11। इलेक्ट्रॉन कितने? ये हो गए 10। तो कितना बचा? 1। काय का बचेगा? जिसकी संख्या ज्यादा होगी। तो किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉन की। प्रोटॉन कितने हैं? 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो इसलिए कितना है? ये +1। अब ये जो +1 है ये जो है किस कारण से आया? जब उस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा या उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई। कमी होने से क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाती है। अब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है धन आवेश ज्यादा है। किससे? ऋण आवेश से। धन आवेश ज्यादा है, इस कारण से वो परमाणु कैसा हो जाता है? धन आवेशित हो जाता है। यानी उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश या धन आयन का वो निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे उसमें? एक ही क्यों त्यागा? क्योंकि इसके वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है। तो एक को त्याग करके इसके वायतन कोश में कितने हुए? 8। और कोई भी परमाणु अपने वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करके स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। तो इसीलिए अब सोडियम पर कौन सा आवेश आ गया? +1 क्यों नहीं लिखा? 1 को लिखते नहीं है, इसलिए अब सोडियम क्या हो गया? सोडियम हो गया सोडियम धनायन Na+। पहले क्या था? सोडियम परमाणु या सोडियम तत्व था। कैसा था? उदासीन था। लेकिन अब ये कैसा है? अब ये धन आवेशित है। तो ये अंतर है किसमें? Na और Na+ में। और ये बात मैंने आपको समझाई
कि किस प्रकार से इस पर धनावेश आता है। अब मैं यहां आपको सिखाता हूं कि किस प्रकार से परमाणु पर ऋण आवेश आता है। तो देखिए नंबर 2, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। मैं एक उदाहरण लिख देता हूं उसका। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है Z होता है 8। तो प्रोटॉन कितने हुए इसमें? 8। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। ये हो गए। तो अगर मैं आपसे कहूं धन आवेश कितना है, आप कहोगे 8। ऋण आवेश कितना है? 8। तो टोटल कितना हो गया? 0। तो ये कैसा हो गया? उदासीन। ये अपन इसकी संरचना बनाएंगे। नाभिक, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में, ठीक है। टोटल कितने? 8। तो 2 बढ़ गए तो कितने बचे? 8 में से 2 गएगा 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये परमाणु क्या चाहता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाए या 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं ग्रहण कर लूं तो मेरे बाह्यतम कोष में कितने हो जाएंगे? 8। और 8 होते ही मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास? 10 हो गए। क्या प्रोटॉन चेंज होगा? नहीं। प्रोटॉन कितने रहेंगे? 8। तो परमाणु क्रमांक भी 8। अब देखिए जोड़ लगाइए दोबारा से। प्रोटॉन कितने हैं? +8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? -10। तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो आप इसका परमाणु कैसे बनाएंगे? ये पहले में 2 और दूसरे में 1 2 3 4 5 और 6 तो पहले से थे। 2 आपने और दे दिए, कितने हो गए? 8। तो इस तरह से 8 हो गए। कितना आवेश आया? -2। तो ये क्यों आया -2 या माइनस का चार्ज क्यों आया? क्योंकि अब हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा दिया और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी मीन्स परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दिया या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और जब वृद्धि हो गई तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो गई? कम हो गई। मीन्स धनावेश की मात्रा ऋणावेश की मात्रा से कम हो गई। या उल्टा कहेंगे ऋणावेश की मात्रा धनावेश की मात्रा से अधिक हो गई। और जब ऋण आवेश बढ़ेगा तो परमाणु पर कौन सा आवेश आएगा? माइनस का आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। और वो पदार्थ या वो तत्व ऋणायन कहलाएगा। इस तरह से मैंने आपको समझाया कि कोई भी परमाणु या तत्व धनावेश क्यों होता है। तो बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होने के कारण उस परमाणु पर धनावेश आता है। और जब किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होने के कारण उस पर ऋण आवेश आता है। तो ये मैंने आपको आज समझाया कि कोई भी परमाणु है उस पर क्यों तो ऋण आवेश आता है और क्यों धनावेश आता है। साथ ही मैंने आपको एक चीज और समझाई कि कोई भी परमाणु क्यों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्यों इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। किसके नियम को पूरा करने के लिए? अष्टक के नियम को पूरा करने के लिए। धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।